मैं आपको चैप्टर 9 है मृदा, उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, हमने बताना है प्रश्न 1 और 2 में सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करना है। चैप्टर 9 का नाम है मृदा। अब इसमें जो आंसर सही है वो उस पर हमें निशान लगाना है। शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। मृदा मतलब मिट्टी, तो शैल कण मतलब चट्टान के पत्थर के टुकड़े जो होते हैं, उनके अलावा और क्या क्या होता है मिट्टी में। मिट्टी में होता है बेटा खनिज होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये खनिज होते हैं। जैव पदार्थ होते हैं, जीवों के पदार्थ होते हैं। जो जीव गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव खाते रहते हैं बेटा, वो जैव पदार्थ होते हैं। वायु होती है, जल होता है, ये सब चीज़ें मृदा में होती है। अब तो आपको इस पर टिक लगाना है। शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, ये सभी चीज़ें होती हैं बेटा। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? तो जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है बेटा मृण्मय मृदा में। किसमें होती है? मृण्मय मृदा में। और सबसे कम किसमें होती है? बलुई मृदा में। ये याद रखना है, अधिक होती है मृण्मय मृदा में। कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गए गुणों से मिलान कीजिए। जीवों को आवास देने वाली कौन होती है बेटा? जीवों को आवास देने वाली सभी प्रकार की मृदा। और मृदा की ऊपरी परत कैसी होती है? गहरे रंग की। देखा आपने मृदा की, जिस पे हम घूमते हैं मिट्टी पे, वो ऊपरी परत होती है मिट्टी की सबसे, वो कैसे रंग की होती है? गहरे रंग की। और बलुई मृदा में क्या होते हैं बेटा? बड़े कण होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े कण होते हैं। और मृदा की मध्य परत में क्या होती है? बीच वाली जो परत होती है बेटा, उसमें ह्यूमस की कम मात्रा होती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमस का मतलब है ह्यूमिडिटी, चिपचिपापन, वो कम होता है। मृण्मय मृदा क्या होती है बेटा? मृण्मय मृदा में सघन छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, जो मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं वो मृण्मय मृदा। बलुई मृदा, उसमें बड़े बड़े कण होते हैं। ठीक है बेटा, ये अब आपके आंसर दे रखे हैं, आप देख सकते हो। जीवों को आवास देने वाली सभी प्रकार की मृदा, मृदा की ऊपरी परत गहरे रंग की, बलुई मृदा बड़े कण, और मृदा की मध्य परत ह्यूमस की कम मात्रा, मृण्मय मृदा सघन छोटे कण। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। मिट्टी कैसे बनती है बेटा? पवन मतलब हवा, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसके टूटने से बनता है बेटा? शैलों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से। और किस किस की क्रिया होती है? हवा की, जल की, जलवायु की। कैसे होती है बेटा ये क्रिया? हवा में क्या होते हैं? पत्थर टूटते हैं, इधर उधर चले जाते हैं जब तेज़ आंधी तूफान आता है, और पानी के साथ ये बह कर नीचे आ जाते हैं बेटा चट्टानों के टुकड़े। इन सब के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। अब मृण्मय मृदा किस प्रकार से फसलों के लिए उपयोगी है? मृण्मय मृदा में अधिक पानी धारण करने की क्षमता होती है बेटा, इसलिए यह मृदा उन फसलों के लिए उपयोगी होती है जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे गुलाब व चुकंदर। तो इसमें क्या होती है? अधिक पानी धारण करने की क्षमता होती है मृण्मय मृदा में। तो ये उन फसलों के लिए उपयोगी है जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे गुलाब और चुकंदर। आपको याद रखना है बेटा, मृण्मय मृदा में उगाए जाते हैं। मृण्मय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर बताइए। तो मृण्मय मृदा और बलुई मृदा के बीच में क्या अंतर है बेटा? मृण्मय मृदा में आपको याद रखना है जल धारण क्षमता अधिक, ऊपर बताई थी अभी, और इसमें जल धारण क्षमता कम होती है। अब अंतःस्रवण दर जो होती है बेटा उल्टी होती है। अगर जल धारण क्षमता अधिक है तो अंतःस्रवण दर कम होती है, मतलब जो नीचे पानी चला जाता है उसके, वो कम जाता है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा सोख लेती है वो। और यहाँ पर क्या है, ये जल धारण क्षमता कम होती है तो उसमें से पानी नीचे अधिक चला जाता है। तो अंतःस्रवण, जो उसके अंदर जो पानी जाता है वो अधिक होती है। ये याद रखना है बेटा। मृण्मय मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है तो अंतःस्रवण दर कम होती है, और इसमें जल धारण क्षमता कम होती है तो अंतःस्रवण दर
अधिक होती है और मृणमय मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है, जबकि बलुई मृदा में बड़े बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। अब देखो बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 6 और 7। मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। तो ये मिट्टी की 4 परतें हैं बेटा। देखो, ये शैलों के टूटने से ये क्या बन गया, आधार। ये यहाँ तक क्या है, आधार शैल कहलाती है ये। इसके बाद ये टूट कर देखो बेटा, छोटे 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 शैल हो गए हैं टूटने के बाद। तो ये है इसकी सी संस्तर स्थिति है ये मिट्टी की। ऊपर वाली जिस पर पेड़ पौधे आप उगाते हो बेटा, इसको हम कहते हैं ए संस्तर स्थिति। और इसके बाद जो नीचे पानी चला जाता है इसके देखो, और छोटे छोटे जो पत्थर के कण होते हैं बेटा, हम इसमें कहते हैं इसकी अंतःस्रवण दर भी, यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है। तो ये है बी संस्तर स्थिति। और सी में छोटे छोटे कण दिख रहे हैं और डी में आपको बड़े बड़े कण दिख रहे हैं, इसको हम आधार शैल भी कहते हैं। तो ये है आपकी मिट्टी की 4 परतें, जिसको हम नाम देते हैं मृदा परिच्छेदिका। ठीक है बेटा, ये पिक्चर बनानी आएगी या आपको पिक्चर बनी बनाई देंगे तो उस पर कहेंगे इनके नाम लिखिए। आपको ऐसे लिखना है, ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति। ठीक है, और फिर आपको नीचे लिखना है आधार शैल। ओके बेटा, ये आपको ऐसे अच्छी तरह से लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रजिया ने खेत में अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से क्या हो रहा है बेटा, 200 ml, ml का मतलब है मिलीलीटर, जल को अंतःस्रवण करने में 40 मिनट लगे। समय कितना लगा बेटा, 40 मिनट। और पानी कितना अंतःस्रवण हुआ, 200 ml। अंतःस्रवण दर परिकलित कीजिए। तो अंतःस्रवण की दर निकालने का सूत्र याद रखना है बेटा, पानी की मात्रा बटे में लगा समय। पानी की मात्रा ऊपर लिखनी है, मात्रा किस में होती है बेटा, मिलीलीटर में, कि कितना पानी है, और नीचे होता है लगा समय। समय क्या होता है, टाइम में, मिनट में, सेकंड में, है ना। टाइम जो होता है वो मिनट में, सेकंड में, घंटे में हो सकता है आपका। यहाँ पर आपका समय मिनट में दिया हुआ है, पानी की मात्रा ml में है, तो आपने ऊपर लिखना है पानी की मात्रा 200 ml बटे में 40। तो आपका आंसर 0 से 0 काट देना बेटा। यहाँ पर 200 बटे 40 और 0 से 0 कट गई, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर आ गया 5 ml पर मिनट। ठीक है बेटा, ये है अंतःस्रवण दर निकालने का फॉर्मूला। पानी की मात्रा बटे में लगा समय। क्या निकालनी है, अंतःस्रवण की दर निकालनी है। समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन। अपरदन क्या होता है बेटा, मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और मिट्टी में जैसे पॉलीथीन और ये प्लास्टिक के टुकड़े मिल जाते हैं, वो मृदा प्रदूषण होता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमें वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। और मिट्टी में हमें प्लास्टिक की वस्तुएं, पॉलीथीन नहीं फेंकनी चाहिए बेटा। ये भी आप लिख सकते हो, प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलीथीन मिट्टी में नहीं फेंकनी चाहिए। पॉलीथीन देखिए बेटा, जिसमें आप सामान लाते हो बाज़ार से, मम्मी पापा सामान लाते हैं, उसको हम पॉलीथीन कहते हैं। ये हमें मृदा में नहीं फेंकने चाहिए। ठीक है, मृदा में नहीं फेंकने चाहिए। तो इससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। अगर हम नहीं फेंकेंगे तो मृदा प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है बेटा, और हमें वृक्षों की कटाई को रोकना चाहिए, वनोन्मूलन को रोकना चाहिए, मतलब वनों का विनाश होने से रोकना चाहिए। वनों में पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तभी हम मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो बेटा वो क्या करते हैं, उसकी जो जड़ें होती है, पेड़ों की जड़ें, वो मिट्टी को जकड़े रखती है, तो मिट्टी को बहने नहीं देती। आप देखते होंगे बारिश में जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ से मिट्टी इतनी नहीं बहती, लेकिन खुले मैदान से मिट्टी बहुत ज़्यादा बह जाती है, हवा चलने पर भी और बारिश आने पर भी। तो इस तरह अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक की वस्तुएं, पॉलीथीन मृदा में नहीं फेंकेंगे और वृक्षों की कटाई पर रोक लगाएंगे बेटा, तो हम मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी मैम। बाय बेटा।